वेलकम टू शकुंतलम एकेडमी। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है हर्षित राणा। आज की क्लास में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पढ़ेंगे और ये लेक्चर क्लास 9th और 10th दोनों के लिए यूज़फुल रहेगा। इस लेक्चर को एनसीईआरटी के अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है और सभी टॉपिक्स को काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसके नाम का मतलब समझते हैं, उसका ओरिजिन समझते हैं, ये समझते हैं कि वो चैप्टर मैथमेटिक्स की कौन सी ब्रांच से आ रहा है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स की कई ब्रांचेज हैं। फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स। आपके मैथ्स की बुक में इन सभी ब्रांचेस से कुछ कुछ चैप्टर्स लिए गए हैं और ये पॉलिनोमियल जो चैप्टर है ये मैथमेटिक्स की अलजेब्रा ब्रांच से आता है। और पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पॉली और दूसरा नोमियल। पॉली मतलब मैनी, मतलब बहुत सारे, और नोमियल मतलब टर्म्स। टर्म्स एक्चुअली पॉलिनोमियल के पार्ट्स होते हैं जिनसे पॉलिनोमियल बना होता है। अब आगे बढ़ने से पहले हम कुछ शब्दों के बारे में अच्छे से समझेंगे, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स, वेरिएबल्स, ऑपरेशंस। यहाँ पॉलिनोमियल के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये टर्म्स हैं। इन्हीं टर्म से मिलकर बना होता है एक पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म होता है, किसी में दो, किसी में तीन, किसी में ज़्यादा हो सकते हैं। एक टर्म बना होता है एक नंबर और एक वेरिएबल से। ये जो अल्फ़ाबेट आप देख रहे हैं ये कहे जाते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। हम यहाँ देख सकते हैं कि कहीं पर एक टर्म है, कहीं पर दो टर्म हैं, यहाँ तीन टर्म हैं और इन टर्म्स के बीच में हो रहे हैं ऑपरेशंस। या आसान लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि ये प्लस माइनस के साइन इन टर्म्स को अलग कर रहे हैं। इनकी हेल्प से हम एक पॉलिनोमियल में टर्म्स की संख्या को गिन सकते हैं। एक पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की संख्या गिनना बहुत ज़रूरी होता है। वेरिएबल्स की संख्या, अगर एक पॉलिनोमियल के सभी टर्म्स में सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट आया हुआ है तो हम ये कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, भले ही वो कितनी भी बार आया हुआ हो। जैसे यहाँ x ही 3 बार आया है, पर यहाँ पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है। हम ये कहेंगे कि x ही एक वेरिएबल है और वो 3 बार आया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक वेरिएबल 2 बार आया है तो हम ये कहेंगे कि एक ही वेरिएबल है और वो 2 बार आया है। अच्छा, देखिए यहाँ पर दो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, x और y। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल हैं, x और y। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, तो क्या एक नंबर भी पॉलिनोमियल होता है? जी हाँ, इसे हम एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये था पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट। मैंने इस लेक्चर में हर चीज़ काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी इस चैप्टर से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स खत्म होते चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज में मैं आपको इस चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा। देखिए, ये इस लेक्चर का ओवरव्यू है। इस पेज में वो सभी टॉपिक्स हैं जो आपके 9th क्लास के अपडेटेड सिलेबस में हैं और इस लेक्चर में कवर होने वाले हैं। अगर आप इन 7 टॉपिक्स को ठीक से समझ लेते हैं तो क्लास 9th के लिए आपका पॉलिनोमियल चैप्टर पूरा हो जाएगा और सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बाकी रह जाएगी, जिसे हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हमारे पहले टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को अच्छे से समझते हैं। इस पेज में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए, अलजेब्रा मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें क्वेश्चंस पजल की फॉर्म में होते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मैं इसे आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए राधा ने अपने मन में एक संख्या सोची,
उसने उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया और इसके बाद उसने उसमें 3 ऐड कर दिया। अब इस स्टेटमेंट को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो जो हम लिखेंगे वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब क्योंकि उसका सोचा हुआ नंबर हमें पता नहीं है तो हम उसे x मान लेंगे और कुछ इस तरह लिखेंगे। ये हुआ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है और 2x और 3 के बीच में प्लस हो रहा है। पिछले पेज में हमने टर्म्स को गिनना सीखा था, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म हैं, 2x और 3। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स पढ़ेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2 टाइप के होते हैं, एक पॉलिनोमियल और दूसरा इक्वेशन। हमें इन दोनों के बीच का फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल से किस तरह अलग है। एक पॉलिनोमियल सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जबकि इक्वेशन में उस एक्सप्रेशन के इक्वल में कोई नंबर है। एक इक्वेशन में दोनों साइड इज इक्वल टू के साइन के कारण एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इस डिफरेंस के कारण पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, पर यहाँ एक इक्वेशन में वेरिएबल की एक फिक्स वैल्यू निकाली जा सकती है। तो इस पेज में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में 1-2 बातें समझी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इस टॉपिक में हम टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि एक टर्म पॉलिनोमियल का पार्ट होता है जो प्लस या माइनस साइन के वजह से दूसरे टर्म से कनेक्टेड होता है। टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स को मेनली 3 नाम दिए गए हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी पॉलिनोमियल्स ही होते हैं, पर फिर भी इनको टर्म्स के बेसिस पर कुछ यूनिक नाम भी दिए गए हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है उसे हम मोनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ में सिर्फ एक ही टर्म दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमें 2 टर्म दिख रहे हैं। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ 2 टर्म होते हैं उसे हम बायनोमियल कहते हैं, और ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें 3 टर्म होते हैं उसे हम ट्रायनोमियल कहते हैं। अच्छा, इससे आगे अगर कोई पॉलिनोमियल जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा टर्म हो तो उन्हें हम सिंपली पॉलिनोमियल ही कहते हैं, कोई यूनिक नाम नहीं देते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। जब हम एक पॉलिनोमियल को देखते हैं तो हमें उसमें कई टर्म्स नज़र आते हैं, उनमें बार बार एक ही वेरिएबल रिपीट हो रहा होता है, पर हम देखते हैं कि हर टर्म में उस वेरिएबल की पावर अलग अलग होती है, और डिग्री असल में एक पॉलिनोमियल में आए हुए उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को कहते हैं। तो क्या अब आप नीचे बॉक्स में दिए हुए इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री बता सकते हैं? अगर हम इस पॉलिनोमियल को देखें तो यहाँ वेरिएबल x की सभी पावर में सबसे हाईएस्ट पावर 8 है, तो हम कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 8 है। ठीक उसी तरह इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 9 है, तो हम ये कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 9 है। अब कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग फ़िलहाल जब हम डिग्री की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ ऐसे पॉलिनोमियल्स को ही ले रहे हैं जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, भले ही वो सभी टर्म्स में कितनी भी बार आया हुआ हो। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें एक ही वेरिएबल बार बार रिपीट होता है उसे हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए, डिग्री के बेसिस पर भी पॉलिनोमियल को कुछ यूनिक नाम दिए गए हैं, यानी उस नाम को पढ़कर आप उस पॉलिनोमियल की डिग्री बता सकते हैं। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब क्योंकि इस केस में वेरिएबल की पावर 1 होती है तो उसके ऊपर कोई पावर नज़र नहीं आती। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है
उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। आपके 9th और 10th के सिलेबस में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब तीसरा और लास्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 या उससे ज़्यादा होने पर हम कोई यूनिक नाम नहीं देते, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है या इस पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आगे के पेजेस में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करनी होगी। हमें समझना होगा कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे कोफिशिएंट और कांस्टेंट। देखिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसी नज़र आती है और इसे हम कुछ इस तरह पढ़ेंगे। px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ px का मतलब है पॉलिनोमियल ऑफ x, यहाँ a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x और c एक कांस्टेंट नंबर है। कोफिशिएंट वो नंबर होता है जो वेरिएबल के साथ में लिखा होता है और ये एक इंटीजर होता है, यानी ये नंबर प्लस या माइनस किसी का भी हो सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 टर्म्स होते हैं। एक्स स्क्वायर वाला टर्म सबसे आगे, एक्स वाला टर्म बीच में और कांस्टेंट टर्म एंड में आता है। इस पेज में हम ये समझेंगे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं और ए, बी और सी की पहचान कैसे करते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है और यहाँ पर a की वैल्यू 7 है, b की 3 है और c की वैल्यू -5 है। यहाँ मैंने कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो कि अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखे हैं। जब हम इन्हें इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं तो ये कुछ ऐसे नज़र आते हैं। देखिए, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स ना भी हों तब भी हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकते हैं। हमें बस एब्सेंट टर्म में कोफिशिएंट की जगह पर 0 लिख देना होता है और वो कुछ इस तरह दिखेगा। अपनी प्रैक्टिस वीडियो में हम स्टैंडर्ड फॉर्म के और सवाल सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस पेज में हम ये देखेंगे कि एक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पर अलग अलग नंबर लिखने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू किस तरह चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ दोनों दिए पॉलिनोमियल्स के केस में हम देख रहे हैं कि x की जगह पर 1, 2, -1, -2 रखने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू अलग अलग आ रही है। साथ ही साथ हम ये भी देख पा रहे हैं कि x की जगह पर एक खास नंबर रखने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। यही नंबर जो x की जगह पर रखा गया है उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। यानी आसान शब्दों में 0 वेरिएबल की वो वैल्यू है जिस पर पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जनरली एक पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही 0 होते हैं। जैसे यहाँ इस लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही 0 है, -2, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 0 हैं, 1 और 2। क्योंकि ये वीडियो 9th क्लास के लिए है तो ये अभी के लिए इतना ही जानना सफिशिएंट है। पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोस के बारे में हम 10th क्लास की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। देखिए, इस पेज में हम पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको फैक्टर के बारे में 1-2 बातें बता दूं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 12। अब हम ये चेक करते हैं कि ये नंबर कितनी संख्याओं के टेबल में आता है। जैसे 12 2 के, 3 के, 4 के, 6 के और खुद 12 की टेबल में आता है।
या आसान शब्दों में ये कहें कि 12 इन सभी नंबर्स से डिवाइड हो सकता है, यानी ये सभी नंबर्स 12 के फैक्टर्स हैं। तो अगर हमें 12 को उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना होगा तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे। बस यही हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ करना है। हमें उस पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है। इसे ही फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं। इस काम के लिए हम एक टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फैक्टराइजेशन करने से पहले एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है और बीच वाले टर्म को हम मिडिल टर्म कहते हैं। अब स्प्लिटिंग का मतलब होता है तोड़ कर लिखना। इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। देखिए, स्प्लिटिंग करने में हमें एक्चुअली करना क्या है, हमें एक 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को 4 टर्म्स का बनाना है और उसके लिए हमें मिडिल टर्म को तोड़कर 2 पार्ट्स में लिखना होता है और कुछ इस तरह से लिखना होता है कि उसके दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लिकेशन उतना ही आए जितना उसके ओरिजिनल पॉलिनोमियल के फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने पर आता। जैसे यहाँ इस पॉलिनोमियल के केस में जब हम 3x को तोड़ेंगे तो कुछ इस तरह लिखेंगे 2x + x, क्योंकि 2x और x को मल्टीप्लाई करने पर वही आएगा जो 2x² और 1 को मल्टीप्लाई करने पर आता। ठीक उसी तरह दूसरे पॉलिनोमियल के केस में हम 7x को कुछ इस तरह तोड़ेंगे, क्योंकि 6x और x को मल्टीप्लाई करने पर वही आंसर आता है जो 2x² और 3 को मल्टीप्लाई करने पर आता। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस तरह के एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और ज़रूरी नहीं होता कि आपको ये कॉम्बिनेशन ईजिली मिल जाए। एक बार मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। अगले स्टेप में हमें सभी टर्म्स को कुछ इस तरह ब्रैकेट में रखकर उनमें से जो भी कॉमन हो वो बाहर निकाल लेना होता है। एक बात ध्यान देने वाली है कि जब हम कॉमन बाहर निकालेंगे तो जो टर्म्स ब्रैकेट के अंदर रह जाएंगे वो दोनों ब्रैकेट्स में सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ x+1 दोनों ब्रैकेट्स में सेम आया है। अगर ऐसे नहीं होता तो इसका मतलब है हमने कॉमन बाहर निकालने में गलती कर दी है। अब ये जो 2x और 1 बाहर आया है इन्हें साथ में लिख देना होता है और बस हो गया हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। लिख दिया हमने अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 2 लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। हालांकि ये 9th क्लास के बच्चे के लिए काफ़ी मुश्किल टॉपिक है, पर फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आई होगी। देखिए, पिछले पेज में हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना सीखा और इस पेज में हम फैक्टर थ्योरम समझेंगे। यहाँ फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ आसान शब्दों में हम समझेंगे कि एक पॉलिनोमियल के फैक्टर होने का आखिर मतलब क्या होता है, एक फैक्टर करता क्या है। देखिए, जैसे एक नंबर के फैक्टर्स उस नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर देते हैं, वैसे ही एक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स उस पॉलिनोमियल को पूरी तरह डिवाइड कर देंगे। हालांकि पॉलिनोमियल्स की डिवाइड वाला टॉपिक आपके सिलेबस से बाहर हो चुका है, पर फिर भी हम फैक्टर थ्योरम की हेल्प से ये जान सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल एक बड़े यानी ज़्यादा डिग्री वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, हमें चेक करना है कि x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। अब आपको करना क्या है कि जिस पॉलिनोमियल का हमें फैक्टर होना चेक करना है उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को हम 0 मान लेंगे और ऐसा करने पर हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, जैसा हमने x+1 के लिए यहाँ पर किया है। यहाँ x की वैल्यू -1 आई है। अब हमें x की यही वैल्यू बड़े पॉलिनोमियल में रखनी है। अगर ऐसा करने पर बड़े पॉलिनोमियल की वैल्यू भी 0 आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल x+1 हमारे बड़े पॉलिनोमियल का फैक्टर है।
जैसे यहाँ x की वैल्यू -1 रखने पर हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब यहाँ पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 नहीं आती, तो हम कहते कि ये पॉलिनॉमियल x+1 हमारे पॉलिनॉमियल का फैक्टर नहीं है। फैक्टराइजेशन और फैक्टर थ्योरम से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम अपने लेक्चर के लास्ट, सबसे मुश्किल और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आ चुके हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ बेसिकली कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको समझने होते हैं, याद करने होते हैं और क्वेश्चंस में अप्लाई करने होते हैं। इनमें से कुछ फॉर्मूलाज बच्चे 8th क्लास में ही करना शुरू कर देते हैं। आपके सिलेबस में टोटल 8 आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं और वो कुछ इस तरह हैं। ये है आइडेंटिटी नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये नंबर 8। पर फिलहाल हमें अपने लेक्चर को छोटा रखना है, तो मैं इन आइडेंटिटीज़ को सीधा क्वेश्चंस में अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। अगर आपको कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ पहले से नहीं पता हैं या आपको इन सभी आइडेंटिटीज़ का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आपके लिए इन सभी आइडेंटिटीज़ के एक्सप्लेनेशन के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट पेज से हम हर आइडेंटिटी को समझने के लिए सभी के एक एक क्वेश्चन करेंगे। अब हम आते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हमें इसे सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी की पहचान करनी है। यहाँ हम देख सकते हैं कि x+3 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये x+3 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ हम x+y के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, यानी हम इसे कुछ इस तरह लिखेंगे और फाइनली ये आंसर कुछ ऐसा दिखाई देगा, x² + 6x + 9। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखें तो यहाँ x+3 x+5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ हमें x+a x+b वाली आइडेंटिटी दिख रही है, तो हम इस क्वेश्चन को उसी आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। a की जगह पर 3 और b की जगह पर 5 रखेंगे और सॉल्व करने पर हमारा आंसर कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन को देखें तो हमें यहाँ ऊपर लिखी हुई आइडेंटिटी मिल रही है। यहाँ 3 x की जगह पर है और 2x y की जगह पर है। यहाँ 3 और 2x को कुछ इस तरह लिखेंगे, 3² - 2x²। इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी की हेल्प से आसानी से सॉल्व कर लेते हैं और फाइनल आंसर कुछ ऐसा होगा। अपने फोर्थ क्वेश्चन को देखें तो यहाँ a-4 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी हमें इजीली x - y के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी मिल रही है, जहाँ a x की जगह पर है और 4 y की जगह पर है, बिल्कुल हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो हम सीधा इन वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करेंगे और इसे सॉल्व करने पर फाइनल आंसर ऐसा दिखाई देगा। देखिए, ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे और जो आपने 8th क्लास में भी सॉल्व किए होंगे, पर आगे आने वाले क्वेश्चंस आपको थोड़े मुश्किल लग सकते हैं। एक बात मैं आपको फिर से बता दूं कि हम इस वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं सीख रहे हैं, ना ही हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम यहाँ बस आइडेंटिटीज़ को ठीक से समझने के लिए ये देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन में आइडेंटिटीज़ किस तरह यूज़ होती हैं। अब हम अपने 5वें क्वेश्चन x + 2y + 4z के होल स्क्वायर को देखें तो यहाँ x + y + z के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, जहाँ x की जगह पर x है, y की जगह पर 2y और z की जगह पर 4z है। अब एक्सपेंड करने के लिए ये वैल्यूज़ आइडेंटिटी में रखने पर हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता है, जिसे सॉल्व करने पर कुछ ऐसा रिजल्ट आता है। अगर आपको यहाँ कोई कैलकुलेशन समझ ना आई हो या आपका कोई इशू हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने NCERT बुक से ही लिया है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। अब हम अपने 7th क्वेश्चन को देखें तो ये बिल्कुल 6th क्वेश्चन की तरह है। यहाँ हमें 2a - 3b का होल क्यूब करना है। यहाँ हमें
समझ आ रहा है कि हमें यहाँ x माइनस वाई के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है और x की जगह पर 2a और y की जगह पर 3b रखना है। आइडेंटिटी की हेल्प से इसे एक्सपेंड करने पर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा और हमारा फाइनल आंसर कुछ ऐसा नज़र आएगा। अब हम आते हैं अपने इस लेक्चर के एंड की तरफ। यहाँ हमारा 8th और लास्ट क्वेश्चन है। इस पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज करना है, यानी इसे इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें x, y और z की वैल्यू सीधे सीधे नहीं मिल रही है। हमें पहले यहाँ इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ x की वैल्यू 3a आई है क्योंकि 27a क्यूब 3a का ही क्यूब है। ठीक उसी तरह y की वैल्यू b और z की वैल्यू c आई है। अब इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी का यूज़ करने पर हमें ये स्टेप मिलता है, इसे फैक्टराइज करने पर ये स्टेप और इसे फर्दर सॉल्व करने पर ये स्टेप मिलता है। ये क्वेश्चन और ये आइडेंटिटी इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर साल आते हैं। अब अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक पूरा देखा है तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूँ कि टीचिंग एक 2 वे प्रोसेस है। सिर्फ एक अच्छे लेक्चर का मतलब अच्छी टीचिंग नहीं होता। इसमें स्टूडेंट्स का भी पार्टिसिपेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। हर स्टूडेंट का इंटेलिजेंस लेवल अलग होता है और हर स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग टीचर को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होती है, तभी अच्छी टीचिंग हो पाती है। आप कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम या कोई भी इशू लिख सकते हैं, मैं उन्हें सॉल्व करने के लिए वीडियो बना दूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।